हेलो एवरीवन। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 अर्थशास्त्र कक्षा 12 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे और फिर एनालिटिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी ये पूरी आपकी अर्थव्यवस्था है। इसके यदि हम एक छोटे से भाग का अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये पूरी क्लास है तो इसके अंदर जितने बच्चे आएंगे केवल इतने पार्ट के अंदर उनका अध्ययन। तो हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। छोटे चर यानी पूरी अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि केवल इतने भाग का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? छोटा चर। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का अर्थ है कि किसी एक विशेष वस्तु का जो कीमत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये इसका सही आंसर है। अगला है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है कि आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है उसका एक साथ अध्ययन करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र होगी। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है बड़ी बड़ी समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी बड़ी समस्याएं हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? तो हम व्यष्टि और समष्टि यानी छोटी और बड़ी दोनों चीज़ों का अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? पहला है साधनों का आवंटन। साधनों का आवंटन यानी जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस होते हैं उनके मध्य उत्पादित धन को कैसे वितरित किया जाए, इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत करते हैं। साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो? जो उत्पादन के साधन हैं उनका पूर्ण प्रयोग कैसे हो, वो जो है अल्प प्रयुक्त ना रह जाएं, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हो। आर्थिक विकास कैसे तीव्र गति से हो, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को हम वर्गीकृत करते हैं पूंजीवादी, जिसमें कि पूंजीपति जो है उनका रोल अधिक होता है। दूसरा है समाजवादी, जिसमें सरकार जो है वो सभी कार्यों को संपन्न करती है। और तीसरा है मिश्रित, जिसमें पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन दूसरा है, आपको पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था जो है उसको हम वर्गीकृत करते हैं किसमें? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, यानी इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 6 है कि अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आंसर है सी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है, समाजवादी यानी जिसमें सरकार सभी कार्य करती है, तो सरकार का उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण करना। तो इसका आंसर है डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र का अर्थ होता है कि मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अगला है उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जो उपभोक्ता होता है उसके व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं कि उपभोक्ता कैसे वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। फिर है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता। आपको ये चित्र याद होगा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो होती है वो कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि उपयोगिता का संबंध होता है।
तो उपयोगिता का संबंध होता है मानवीय आवश्यकता की पूर्ति। आपको भूख लगी है और आपने सेब खा लिया, तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति हुई, उससे आपको क्या मिली? उपयोगिता। तो उपयोगिता का संबंध किससे होता है? मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से संबंध उपयोगिता का होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग क्या कहलाएगा? कुल उपयोगिता। योग का मतलब होता है कुल। योग से आप कुल याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानापन्न। एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग स्थानापन्न। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग। देखिए, आप कॉफ़ी और चाय दो चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कॉफ़ी का मूल्य जो है बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? कॉफ़ी के स्थान पर चाय पीने लगेंगे, तो चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? मांग में कमी कब होती है? जबकि या तो आपकी आय कम हो जाए तो आप कम वस्तुएं खरीदेंगे, मांग कम हो जाएगी, या आपकी किसी वस्तु में जो रुचि है वो कम हो जाए तो आप नहीं खरीदेंगे। तो ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच कैसा कथन है? मांग की लोच मात्रात्मक कथन है। मात्रा यानी मांग की लोच ये बताती है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई मान लीजिए, तो मांग पर उसका मात्रा की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी मांग कितनी कम होगी, यह मांग की लोच आपको बताती है। इसलिए यह कैसा कथन है? मात्रात्मक कथन मांग की लोच है। अगला है गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच जो है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का अर्थ है कि मान लीजिए कि आप जो हैं घी और डालडा दोनों का उपयोग करते हैं। अब आपकी आय बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप डालडा जो है वो कम खरीदेंगे और घी ज़्यादा खरीदेंगे, यानी आय आपकी बढ़ी और आपने डालडा को क्या करा? कम खरीदा। तो दोनों में कैसा? एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो ये कैसा संबंध हो गया? ऋणात्मक संबंध हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। फिर है मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती है। फिर है कि मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? मांग की कीमत लोच यह बताती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा। फिर उत्पादन के साधन कौन से हैं? तो उत्पादन के साधन जो हैं है उपरोक्त सभी उत्पादन के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा समय है जो उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? देखिए, उत्पादन की भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साधन है। इन सभी को आप कब बढ़ा सकते हैं? दीर्घकाल में। अल्पकाल में तो एक आध को बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? दीर्घकाल। उत्पादन का सक्रिय साधन, देखिए ये खुद काम नहीं करता, ये खुद काम नहीं करता, श्रमिक खुद काम करता है। तो सक्रिय साधन कौन हो जाएगा? श्रमिक उत्पादन का सक्रिय साधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है? स्थिर लागत का अर्थ होता है कि जो हमेशा स्थिर रहती है। जैसे चौकीदार को आपने रख लिया, आप उत्पादन ज़्यादा करें, कम करें या ना करें, उसे वेतन आपको देना होगा। तो ये स्थिर लागत। अब इनका स्थिर लागत कौन सी नहीं है? जैसे कच्चा माल है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कपास की सूती वस्त्र उद्योग है, तो उसमें कच्चा माल क्या होगा? कपास होगा। अगर आप उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो कपास ज़्यादा लगेगा, कम करेंगे तो कम लगेगा, उत्पादन नहीं करेंगे तो कपास नहीं लगेगा। तो ये स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील लागत है। इसलिए यह क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है? यदि आपकी फैक्ट्री में आप उत्पादन नहीं करते हैं तो क्या होगा? परिवर्तनशील लागत यानी कपास का यूज़ आप नहीं करेंगे तो उत्पादन लागतें कैसी हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? जितनी भी लागत वक्र होते हैं अधिकांशतः वह यू आकार के होते हैं, यानी लागतें पहले घटती हैं और इसके बाद बढ़ने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन कीमत का निर्धारक कौन
से घटक हैं। संतुलन कीमत का जो निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, तो इसका आंसर है सी। बाज़ार मूल्य पाया जाता है, आप बाज़ार में जाते हैं वस्तुएं खरीदने, तो वस्तुओं की कीमत आपकी सुबह सब्जी कुछ और रेट में मिलेंगी और शाम को कुछ और रेट में, यानी कैसा मूल्य होता है, अति अल्पकालीन मूल्य होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति अल्पकाल में पूर्ति कैसी होती है। जब समय बहुत कम होता है, मान लीजिए कि नारियल की मांग एकदम बढ़ जाए, आपकी दुकान है तो आप पूर्ति बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, आपके पास जितने हैं आप उतने ही बेचेंगे, तो कैसी है आंसर, पूर्णतः बेलोजदार, यानी अति अल्पकाल में पूर्ति बेलोजदार होती है, उसको ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, यानी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए बेलोजदार। सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है। सरकार किसी वस्तु की उच्चतम कीमत तब निर्धारित करती है जबकि वस्तु आवश्यक हो। मान लीजिए वस्तु की कीमत जो है बहुत बढ़ रही है, अब सरकार सोचती है कि गरीबों को भी वस्तु मिल जाए, तो सरकार कीमत निर्धारित कर देगी कि भाई ये इतने से महंगी वस्तु नहीं बिकेगी, तो आवश्यक वस्तु के लिए सरकार ऐसा करती है। बाज़ार में कीमत कम हो इसलिए ऐसा करती है, और सामान्य और गरीब लोगों को वस्तु मिले इसलिए सरकार ऐसा करती है, तो इसका आंसर होगा दाम। कृषि वस्तुओं की कीमत की निम्नतम सीमा को क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं।